नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस पर। प्रधानमंत्री महोदय ने चुनाव जीतने के बाद, अब ये जीतना कितना जीतना है ये तो है ही, लेकिन जीतने के बाद ये कहा कि अब ईवीएम कहाँ गई, अब ईवीएम की बात नहीं हो रही। और उसके तुरंत बाद द प्रिंट सहित कई जगहों पर ये खबरें आई कि ईवीएम का मामला जिंदा है। बहुत सारी जगहों पर यह हुआ कि जितने वोट ईवीएम में पड़े उससे ज्यादा वोट गिने गए। अगर 176 निर्वाचन क्षेत्रों को देखें तो ईवीएम में जितने वोट डाले गए उससे 35,093 वोट अधिक दर्ज किए गए हैं। मैं अलग अलग जगहों की भी बात कर लूंगा। और कई सारी सीटें ऐसी हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कम वोट से जीती है। अब ये ईवीएम की गड़बड़ी थी या नहीं थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको लेकर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। 2019 के बारे में भी हम जानते हैं कि ये बात आई थी कि जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोट गिने गए थे। और एक प्रोफेसर ने जब ये रिसर्च पेपर अपना पेश किया था तो उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, उनको नौकरी से हटा दिया गया था। तो ये सारा खेल क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि ईवीएम में 100 वोट पड़े और गिनती करने गए तो 136 वोट चले गए? ये तो हमने देखा ही है कि ईवीएम में मशीन की खराबी की बात जहां जहां की जाती है, कोई भी बटन दबाने पर कमल निकलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी बटन दबाओ साइकिल निकले, कोई भी बटन दबाओ लालटेन निकले, कभी कोई भी बटन दबाओ पंजा निकले। ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमेशा कमल ही निकलता है एक्स्ट्रा। बाद में कहा जाता है मशीन की खराबी थी, कहीं लाइट चली गई, कहीं जो सीसीटीवी होती है वो घंटों खराब रही। ये सारा कुछ तो हमने देखा ही है। लेकिन ये गंभीर बात है कि आखिर ईवीएम में जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट गिनती कैसे हो गए। इस मामले को समझने के लिए, इस मामले के पॉलिटिकल और टेक्निकल दोनों बातों को समझने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है पंकज चतुर्वेदी जी को। वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज भैया नमस्कार। कैसे देख रहे हैं इस पूरे खेल को आप? मैं इसकी बात शुरू करने के पहले आज के अखबार पे चर्चा करना चाहूंगा। देश का बड़ा अखबार है हिंदी का दैनिक हिंदुस्तान। दैनिक हिंदुस्तान के फर्स्ट पेज तो आजकल अखबारों के पहले 4 पेज तो विज्ञापन के रहते हैं। उसके बाद में जो फर्स्ट पेज है उसकी बॉटम की जो खबर है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए थे 6 दिन, उसके वो बीत गए हैं और उसकी हेडिंग है किसी दल या नेता को ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है। इसमें बताया गया है कि जो निर्धारित दिन है उसके दौरान किसी भी नेता या पार्टी ने कोई शिकायत नहीं की। एक खबर। लेकिन मजेदार चीज है कि आज का ही हरिभूमि का यदि बिलासपुर का एडिशन देखते हैं, हरिभूमि कैप्टन अभिमन्यु का अखबार है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उस अखबार के फर्स्ट पेज पे एक खबर है। उसमें लिखा हुआ है कि कांकेर से कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी वीरेश ने 4 ईवीएम खुलवाने के पैसे जमा किए। फतेहपुर सीकरी में भी डिमांड हुई है। फतेहपुर सीकरी में भी डिमांड हुई है जी, ठीक है। तो आप क्या हिंदुस्तान अखबार जानबूझ करके इस मामले में भ्रम फैला रहा है या उसको जो लोग सूचना दे रहे हैं वो लोग भ्रम फैला रहे हैं? मजेदार चीज है, जिस कांकेर वाले सीट की बात है, जिस कांकेर सीट के ऊपर मतगणना की बात चल रही है, उसका केस बड़ा अलग किस्म का है। उसका केस यह है कि 12,61,103 वोट ईवीएम में पड़े, लेकिन गिने गए 12,60,153। कम गिने गए, यानी 950 वोट को गिना नहीं गया। और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है 1884 वोट से जीता है बात। वहां पर सब लोगों ने देखा था कि जब 16वें राउंड तक कांग्रेस का कैंडिडेट आगे चल रहा था, उसके बाद में अचानक मतगणना को धीमे कर दिया गया था।
उसी समय वहां पर शिकायतें होनी शुरू हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां पे उसको जिता दिया। उन्होंने बताया है कि रेवटी नवागांव, साल्टे टोला, गुंडर देवी और रनचिराई, इन 4 मतदान केंद्रों की ईवीएम को रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने पैसे जमा किए। लेकिन हिंदुस्तान सरीका अखबार, किसी भी अखबार का टॉप और बॉटम 2 इंपॉर्टेंट खबर कहलाती है, बैनर की और बॉटम की, फर्स्ट पेज की। बिल्कुल। उसमें बड़ी खबर दे रहा है वो कि आज की तारीख तक किसी ने, अब किसी को भी इससे शिकायत नहीं। तो आश्चर्य लगता है कि ये कौन सी भूमिका हमारा मीडिया कर रहा है। अब इसी दौरान एक ट्वीट में दिग्विजय सिंह का इसमें जिक्र करना चाहूंगा। जी। दिग्विजय सिंह ने एक लंबा राइटअप लिखा, उसके अंदर उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्रमांक सो एंड सो के अनुसार हम किसी भी जगह पर कुछ मत पेटियों की करते हैं, लेकिन 1 जून के बाद में उसका जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या होगा, उस पे आज की तारीख तक चुनाव आयोग ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। जो इंजीनियर चेक करेगा वो इंजीनियर क्या वही बीईएल का होगा जिसने कंपनी का प्रोडक्शन किया है, मशीन का प्रोडक्शन किया, या कैंडिडेट अपनी पसंद के किसी इंजीनियर को ला सकता है और उसकी मशीन की चेकिंग करा सकता है। इस पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, एसओपी, वो जारी ही नहीं किया था। दिग्विजय सिंह ने एक सवाल किया है कि ये जो 6 दिन का समय दिया हुआ, 7 दिन भी नहीं, ये 6 दिन का समय क्या एसओपी गाइडलाइन जारी होने के बाद का माना जाएगा या चुनाव घोषणा के पहले का माना जाएगा? अब बहुत स्पष्ट है कि जब आपने कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ही जारी नहीं किया तो भाई मैं लाखों रुपए क्यों जमा कर दूं? तो ये एक बार फिर से मुझे लगता है कि सवालों के घेरे में है। मैं यहां पर आपको मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूं। मध्य प्रदेश में ग्रुप ए ऑफिसर जो नीमच मंदसौर में अपॉइंटेड थी, डेप्यूटेड थी इलेक्शन के समय, उनका एक लंबा संदेश आया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर मतगणना केंद्र में जब पेटी को लॉक किया गया ईवीएम मशीन को तो उसकी बैटरी 66% थी, और जब काउंटिंग के लिए 25 दिन बाद खुली तो उसकी बैटरी 95% दिखा रही थी। ये आखिर कैसे खेल हो रहा है भाई? बैटरी तो ट्रांसमिशन लॉस ऑलरेडी होता है किसी भी बैटरी का, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बैटरी की कैपेसिटी क्यों एक्सटेंड हुई? उस पे कुछ लोगों ने आपत्ति भी की, कंप्लेंट भी की, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा गुजरात शरी का एक नई प्रयोगशाला बन चुका है, जहां पे सरकार के कर्मचारी से लेकर और हर पार्टी के एजेंट एक तरफ साम दाम दंड भेद से मिले हुए। तो इसलिए वहां पर ईवीएम के जो ईवीएम के सवाल हैं जो वायर की रिपोर्ट में उठाए गए हैं वो बहुत लाजमी और गंभीरता से है। और सबसे दुर्भाग्य है या कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है कि जहां पर भी ईवीएम और एक्चुअल पोलिंग का गड़बड़ आती है वहां पे जीतती बीजेपी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ओडिशा में एक जगह है जाजपुर में जो सरप्लस गिनती हुई है वो 809 वोटों की सरप्लस गिनती हुई है, 809। और वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं रविंद्र नारायण बेहरा, वो केवल 1587 वोटों से जीते हैं। अब अगर ये 809 वोट आप भाजपा को दे दीजिए तो इतने की जीत हो जाती है, बराबर है। तो इसके अलावा भी जहां जहां चाहे वो जी महाराष्ट्र उत्तर पश्चिम में तो क्या हुआ कि 2 अतिरिक्त वोट थे उनको गिना नहीं गया। मुंबई में, और उसमें जीत केवल 48 वोटों से। तो ये जो जिसको कहते हैं कि हर समय जो शक का लाभ है वो कमल दल को क्यों मिल रहा है? और ये एक लंबी लिस्ट है, लगभग अभी तक जो काउंट हो चुका लगभग 5 लाख कुछ वोट ऐसे हैं जिनका डिफरेंसेस आ रहा है, जिसके अंदर बात सोचिए कि तिरुवल्लूर जो तमिलनाडु है
वहां पे तो वोट काउंटेड और वोट पोल का जो फर्क है 16,700 वोट के अधिक है। इसी प्रकार से असम के कोकराझार में अंतर 10,760 वोट का है और उड़ीसा के ढेंकानाल में अंतर 9,400 वोट का है। तो ये कोई बहुत माइनर अंतर नहीं कहलाते हैं। करीमगंज असम का भी अंतर 3,800 वोट का है। 1,000, 200, 300, 400 वोट चलो हमने मान लिया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक एरर वाली एक प्रेस नोट जारी किया है। उसके अंदर लिखा कि कई बार ऐसा होता है कि जो शुरुआत के जो टेस्ट वोट पड़वाए जाते हैं और उसमें जो पोलिंग एजेंट होता है और प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है उनकी नासमझी के कारण वो डिलीट करने से रह जाते हैं, लेकिन वो तो 500 वोट होंगे। दूसरा उन्होंने एक बहाना बताया है कि बहुत सारी जगह पर कहाँ होते हैं भैया, अगर 15 कैंडिडेट हम मान लें, 20 कैंडिडेट मान लें, 2 से ज्यादा बार कोई नहीं दबाता है। मतलब 2 से ज्यादा चलो मान लिया पूरे 500-800 सीट का मान लिया। हम दोनों लोग सिस्टम में रहे हैं और मतलब मैं भी पीठासीन अधिकारी रहा हूं, इसलिए कितने वोट दबाए जाते हैं और कितना कितना प्रैक्टिस होती है वो सब तमाशा हम लोगों ने देखा हुआ। खैर, और एक चीज और दूसरा वो कहते हैं कि कुछ जगह पर उन्होंने जो इलेक्शन ड्यूटी पर जो एम्प्लॉइज थे उनका जो वोट होता है वो वहां डलवाया गया है। लेकिन एक आश्चर्य है कि इस सिस्टम को मैं कैसे मान लूं कि मेरी ड्यूटी यहां पर है या मैं सेक्टर ऑफिसर हूं, मैंने ए जगह भी वोट डाल दिया और बी जगह भी वोट डाल दिया और सी जगह भी वोट डाल दिया। इसका भी कोई एक तंत्र तो होना चाहिए ना कि आप कहीं भी जाकर वोट डाल दोगे। और दूसरी चीज है कि लोग सेंट्रल फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्सेस के एम्प्लॉय का जो वोट है वो उत्तराखंड में, वो का कर्नाटक में वोट डाल सकता है। तो ये वोट जो लगता है बहुत ही माइनर होते हैं, 10, 12, 15 एक लोकसभा सीट के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये तो संगणक है, कंप्यूटर है, इसमें तो 0 एरर होना चाहिए। भाई मेरी एक्सेल सीट में यदि जोड़ गुणा घटाव गलत हो जाए तो फिर उसकी जरूरत क्या है मुझे? मैं कैलकुलेटर में यदि मेरा जोड़ गुणा घटाव गलत आ जाए तो उसकी क्या कीमत है? तो ये एक सवाल तो है, क्योंकि 10,000 वोट का फर्क, 16,000 वोट का फर्क, क्या कमाल है ना? 16,000 वोट का फर्क कैसे हो सकता है भाई? और ये ना उसके ऊपर भी आप जो है कुतर्क जिसको कहना चाहिए, आप बहाने ऐसे दे रहे हैं जिनका कोई मायने नहीं। अब यही है कि उनको कहने को हो गया कि देखिए अब तो किसी को सवाल नहीं है। देखिए बहुत स्पष्ट पहले से कहा जा रहा था कि ईवीएम टेक्निकल रिगिंग से अधिक इस टाइप की रिगिंग होती है उसके अंदर, यानी मैनमेड रिगिंग्स होती हैं। हम शुरुआत में सब लोगों को लगता था कि देयर मस्ट बी सब टेक्निकल रिगिंग, क्योंकि इस बार भी उधमपुर में अपॉइंटेड एक में पोस्टेड एक आर्मी का अफसर महाराष्ट्र में पकड़ा गया था जो एक एमएलसी से 1.5 करोड़ रुपए ले रहा था कि मैं आपको एक ऐसी डिवाइस दूंगा जिससे कि वोट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि कोई 25 साल की नौकरी वाला सिपाही, कोई यंग लड़का नहीं, जिसकी 25 साल की नौकरी हो, आर्मी में सिपाही भी होगा तो मैच्योर लेवल पे हो जाता है। वो क्या एक एमएलसी को, यानी कोई लोकल नेता को नहीं, वो भी ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, उसको बात करेगा कि मैं तुमको डिवाइस दे दूं, और बाद में बोल दिया अरे वो तो उधार के दबाव में था इसलिए उसने ऐसा झूठ बोल दिया। मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी इतनी बड़ी इतनी लंबी नौकरी को ऐसा झूठ बोल के, वो भी एमएलसी के हाथों दाव लगाएगा। ये इसी चुनाव में हुआ है अभी। और यही नहीं, अगर अगर अलीगढ़ का देखिए भैया, बीजेपी के सतीश कुमार गौतम थे, 15,500 वोट से जीते हैं, वहां पर 5,896 वोट खारिज कर दिए गए। खारिज कर दिए। पोस्टल जो बैलेट पेपर जो होता था उसमें तो ये होता था कि आपने मुहर लगाई, आधी आधी लग गई, ऊपर नीचे लग गई, तो हमने पलट गया, इधर की उधर हो गई। हाँ वो सब।
लेकिन अब बटन दबाने में थोड़े बहुत नहीं, एक आध वोट होते समझ में आता है, 5,896 यानी तकरीबन 6,000 वोट कैंसिल होते हैं और बंदा जीतता है सिर्फ 15,600 वोट से। तो ये जो खेल पूरा समझ में आ रहा है, जैसा आपने कहा कि मशीन के अंदर खेल हो ना हो, लेकिन मशीन के थ्रू मैडमैन एरर की तो तमाम सारी बातें आ रही हैं। और अब तो ये हालत है, कल हम लोगों ने वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा, कि बनारस में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहा है। यस, कह रहा है कि वो बीजेपी क्या कार्यकर्ता आरोप लगा रहे वहां पे, तो कि वो कह रहे जिताया गया, मोदी जी जीते नहीं है, उनको जिताया गया है। जिताए तो गए। मतलब एक तो ये समझ में आता है कि भाई आप जो है मशीनों पे कब्जा कर लो और खटाखट खटाखट जितने बटन दबाने हैं दबा दो, ये समझ में आता है। लेकिन ज्यादा ये लगता है कि ऑफिशियल लेवल पे चीजें ज्यादा हुई हैं। आपको क्या लग रहा है? मतलब हम नहीं कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कहें कि इस देश में जो कुछ हुआ सब चुनाव बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन ये डेटा आंख में उंगली डाल के कहलवा रहे हैं, तो इस पर क्या कहा जाए? और इलेक्शन कमीशन चुप है। देखिए, ये जो पूरा इलेक्शन में खेल है, यदि 20 से 30 सीटें कम आती बीजेपी की, तो उनकी ये सरकार नहीं बन रही थी। और यदि माइन्यूटली इन आंकड़ों को बहुत ध्यान से देखा जाए, तो खेल बड़ा 20 से 30 सीटों में हुआ। और सबसे बड़ी चीज है कि मध्य प्रदेश और गुजरात सरी के राज्यों में जीत के मार्जिन को इतना बड़ा रखा गया कि आप या तो सवाल नहीं उठाएंगे, और यदि बाई चांस कुछ ईवीएम की काउंटिंग का करेंगे तो आप लिमिट ही नहीं है, आप उस काउंटिंग में भी कर लेंगे तो भी आपका मार्जिन बढ़ा उसके उसके लिए भी एक मशीन की आपने 40,000 रुपए कीमत रख दी। 40,000 तुरंत जिस आदमी ने चुनाव चेक लड़ा है उसको आप कहिए, मान लीजिए कि वो 100 चेक कराता है, तो सोचिए कितना पैसा, या 50 चेक कराता है तो 20 लाख रुपए उसको ऐसे ही देना पड़ेगा। प्लस जीएसटी भी है उसमें 18%। प्लस जीएसटी, ये जीएसटी जोड़ दीजिए आप। हम्म। तो मतलब उस 44,000, सिस्टम को भी आसान, 44,000 पड़ता है। उस सिस्टम को भी आसान नहीं रखा गया, कोई भी चेक करवा ले। नहीं, और सबसे बड़ी चीज आप देखिए ना, मैंने 44,000 रुपए जमा भी किए, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? उसका कोई एसओपी आपने जारी नहीं किया। भाई 44,000 रुपए जमा करने के बाद में मुझे तक होना चाहिए ना कि मैं एक अपने तरीके के इंजीनियर से उसको चेक कराऊं, लेकिन अभी तक उन्होंने उसकी कोई गाइडलाइन ही जारी नहीं की। अभी तक तो मान लिया जा रहा है कि वही बीईएल का इंजीनियर, उसी को आप ले आओगे कि तुम, जिसके डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिस कंपनी के आरएसएस के लोग हैं। तो ये एक सवाल है कि आप जांच किससे करा रहे हो? आपने कोई क्या इम्पेनल किया है 200-500 इंजीनियर पूरे देश के कि वो अथॉराइज ने इसको करने को? अभी तक इस टाइप का इट इज एब्सोल्युटली ब्लैंक। और आपने केवल सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो आपने गाइडलाइन एक बोल दिया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे उसको आपने फिर नहीं किया। ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जब कोर्ट की छुट्टियों से खुलेगी, आप फिर रिट लगाओगे, और सुप्रीम कोर्ट एक बार प्रमाण पत्र जारी हो गया और शपथ ले ली, तो उसके बाद में किसी को भी संसद से रोकना संभव नहीं होता है, तब तक सरकार चलती रहेगी। बिल्कुल, वैसे भी 4-5 साल चलता है, तब तक टाइम बीत जाता है, उससे फर्क क्या पड़ता है, काम तो आपका हो ही है गया। ना? अच्छा, तो मेरा सवाल ये था, आपने दिग्विजय सिंह का नाम लिया। दिग्विजय सिंह जी लगातार, मुझसे भी बातें हुई हैं, लगातार ईवीएम को लेकर बात करते हैं, लेकिन विपक्ष जो है खास तौर पे, वो चुनाव के समय 2-4 डायलॉग से कभी आगे क्यों नहीं बढ़ता है? इसको लेकर कोई बड़ा मूवमेंट क्यों नहीं खड़ा करता है, अगर बार-बार ये चीजें सामने आ रही हैं तो? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो इस मसले में गंभीरता से रिसर्च नहीं कर रहा है कि आखिर किस, यदि सलमान खुर्शीद के गांव में सलमान खुर्शीद का मोहल्ला जो है उसमें उनको 10 वोट मिलते हैं और 150 वोट बीजेपी को मिलते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसकी जांच जो होती है सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, ये लोग कोई एक डेटा पेश नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज का तारीख में भी टेक्निकल लेवल पर, हाँ, जितनी बातें सामने आ रही है सोशल वर्कर या मीडिया कर रही है। आप देखें ना, जो कांकेर वाला मैंने मसला कहा, वो दिल्ली तक आवाज ही नहीं आई उसकी। दिल्ली का अखबार फर्स्ट पेज पे छाप रहा है कि किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। मीडिया
जो मुझे लगता है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के पास में इस तरीके के काम करने की प्रोफेशनल और टेक्निकल अलग से टीम नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, जैसे उसमें ट्रोल करना है तो ट्रोल की एक अलग आर्मी है। वो आकर प्रदर्शन में भाग नहीं लेगी सड़क के ऊपर, ठीक है ना। नेहरू को बदनाम करना तो उसकी एक अलग आर्मी बना रखी है। टेक्निकल वर्क है कि इस प्रकार की किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, क्या करना, उसकी अलग टीम है। इस टाइप का वर्क सेग्रीगेशन खासतौर पे कांग्रेस में मुझे नहीं लगता है। और कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जब जब पावर में आती है तो वहां पे बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट अपने तरीके को घेर लेते हैं, और वही अपॉर्चुनिस्ट हैं जब मौका मिलता है तो दौड़ के वो जतिन प्रसाद बन जाते हैं या सिंधिया जी बन जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के का जो अभी चुनाव जीते हैं लोग, वो केवल कांग्रेस के लोग जीते हैं। आप एक चीज और देख लीजिए, 57 लोग कांग्रेस के जीते हैं। ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो लोग जिनको एक यूरोप में शब्द है पावर ब्रोकर्स हैं। ये लोग सत्ता के दलाल जिनको कहना चाहिए। तो इसीलिए देखिए कांग्रेस को एक संगठन के रूप में राहुल गांधी जैसा चाहता है, वैसे लोग नहीं तैयार होना देना चाह रहे हैं। राहुल गांधी हर समय चाहते हैं कि वो एक एनजीओ के टाइप काम करे। राजीव गांधी का भी ये सपना था। आप कभी सोचोगे राजीव गांधी ने उस समय युवक कांग्रेस के वॉलंटियर्स भर्ती किए थे जो हर जिले में जाकर काम करते थे। तभी मलेरकोटला पंजाब का एक वॉलंटियर अमेठी में जाके काम करता रहा और आज वहां का सांसद बन गया। सांसद बन गया वो, बिल्कुल। वो एज ए वॉलंटियर मलेरकोटला पंजाब से अमेठी गए थे। तो अब जो वॉलंटियरशिप की जरूरत है, कहाँ है? चुनाव के बीच में राधिका खेड़ा और ये सब लुढ़क जाते। आप देखिए ना कि क्यों लुढ़क जाते हैं। हम लोग जो कांग्रेस है या विपक्षी दल है, मुझको लगता है कांग्रेस की ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। एक इसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर उनका कार्यकर्ता का क्या ऑब्जर्वेशन रहा ईवीएम को लेकर, उनके यहाँ जो वोट पड़े उसको लेकर और आज को लेकर, उसमें एक डिटेल स्टडी और डिटेल रिपोर्ट होना चाहिए। जैसा मुझे जानकारी कि इस पर शायद कुछ काम तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है। तमिलनाडु में डीएमके कर रही है, गवर्नमेंट सॉरी, डीएमके कुछ कर रही है। लेकिन चूंकि डीएम वहां पे रिजल्ट एक तरफ आ रहा है तो वहां कोई आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं निकल के आएगी। जरूरत थी इस समय गुजरात और मध्य प्रदेश के राज्यों में या उत्तराखंड में। देखिए आज का तारीख में भी ईवीएम के थ्रू भी हमको ये मालूम पड़ जाता है कि किस जगह किसके कितने वोट पड़े हैं। अभी उत्तर प्रदेश के एक छोटे अखबार की खबर देख रहा था कि वहां पर मालूम पड़ गया कि इस मोहल्ले में बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं मिले, तो वहां की जो नगर पालिका है, छोटी नगर परिषद है, वहां पे बीएसपी का कोई का कब्जा होगा। तो उसने वहां पर अनुसूचित जाति के लिए बने हुए मकानों को पहले मुसलमानों को रहने को दे दिया, उसके बाद आपको खाली कर, तुमने वोट नहीं दिए, तुम्हारे समाजवादी पार्टी को वोट पड़े। तो ऐसा आज भी नहीं है कि हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि किस मतदाता केंद्र से किसको वोट पड़े। बहुत स्पष्ट है, वही की वही प्रोसीजर है। क्योंकि यदि इसकी प्रॉपर स्टडी की जाए कि किन जगहों पर वोट ज्यादा निकल रहे हैं, वहां पर आपका जो पोलिंग एजेंट था वो कौन था, पोलिंग एजेंट की इंटीग्रिटी क्या थी। क्योंकि असल चीज क्या है कि जो मुझे महसूस होता है, जो मैंने खासतौर विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में देखा था, ये जो पूरा खेल है पोलिंग एजेंट की इंटीग्रिटी का है, उसके कमिटमेंट और वो कब तक टिका रहता है, यानी अपने दाम लगवाता है, दबाव में झेलता है या समझदारी से काम लेता है। इसके ऊपर मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव इसी लेवल पर हारे थे। तो क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेशन को हम लोग जो हल्ला किया जाता है कि ईवीएम को हमने कोई रिमोट से रीड कर लिया, लेकिन एक खेल दूसरा है। और इसके ऊपर कांग्रेस
को लॉन्ग टर्म काम करना होगा, और यदि नहीं करेंगे तो ये 2 कदम आगे, 1.5 कदम पीछे, 2.5 घर साइड में, इसमें ही करके आपको खुश करते रहेंगे, और ये अपना 230 से और 210 से काम चलाते रहेंगे। तो बड़ी बात यही है कि ये जितना कुछ सामने आया है वो सारा कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर, जर्नलिस्ट और इस तरह के लोगों के माध्यम से सामने आया है। जिन पार्टियों को रिसर्च कराना चाहिए था, जिन पार्टियों को कानूनी से लेकर जमीन तक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो 2-4 बयान देकर खुश रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और असल जिम्मेदारी उन्हीं की है। जब तक इसको सीरियसली लेंगे नहीं हमारे जैसे लोग, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, बाकी सारे लोग कितना भी शोर करते रहेंगे, कोई बहुत बड़ा असर उसके ऊपर पड़ना नहीं है। ये पॉलिटिकल मामला है, इसीलिए ये काम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का है। बाकी डिटेल सारी हैं, अखबार आपने भी देखे होंगे, क्विंट की रिपोर्ट देखी होगी, वायर की रिपोर्ट देखी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल ये है। आप खुद देखिए और समझिए कि हम जो कह रहे हैं वो कितना सच है, कितना गलत है। अपना दिमाग लगा के देखिए कि इस तरह से अगर लोकतंत्र का अपहरण किया जाएगा तो वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और आपके लिए कितना सही होगा, कितना गलत। हमारा काम तो है जो सच सामने दिखाई दे रहा है उसको आप तक पहुंचा देना, उसके बाद निर्णय आपको लेना है। आज के लिए इतना ही। पंकज भैया बहुत शुक्रिया।